Hi friends, welcome to our रोज पीसीएस क्लासेस एंड कल संडे था और चूँकि संडे को मेरा डेली वीडियो लेक्चर नहीं आता है, उम्मीद करता हूँ आप लोग संडे को छुट्टी में खूब तैयारी किए होंगे घर में और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का कुछ करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा करंट अफेयर्स जो होता है वो 4 हिस्से में डिवाइड होता है। पहला बर्निंग इश्यूज़, दूसरा बिहार करंट्स, तीसरा एडिटोरियल पॉइंट और चौथा क्वेश्चन आंसर। तो इसमें पहला हम देखते हैं कि बर्निंग इश्यूज़ में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें है फेड कप हार्ट अवार्ड 2020, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान AK शर्मा, शिखा शर्मा, अरुण बजाज, अ रे ऑफ जीनियस, जामिनी रॉय, सरिस्का टाइगर रिजर्व, बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, हंदवाड़ा मुठभेड़, जफरुल इस्लाम, प्लग एंड प्ले, CKP कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और एक अंत में देखेंगे ताइपा एक्ट। इसके बाद बिहार से संबंधित समसामयिकी और कुछ एडिटोरियल पॉइंट, उसके बाद देखेंगे अंत में क्वेश्चन आंसर यानी आज का सवाल। तो शुरू करते हैं। पहला है फेड कप हार्ट अवार्ड 2020। चूँकि यह जो 2020 में कप दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, उसके लिए 2 खिलाड़ियों का नाम सूची में शामिल किया गया है। एक है इंडोनेशिया की प्रिस्का मेडेलिन नुग्रो रहो और दूसरा है इंडिया से सानिया मिर्ज़ा। तो सानिया मिर्ज़ा की उपलब्धि ये रही है कि इस पुरस्कार के लिए नामित होने वाली यह भारत की पहली खिलाड़ी हैं, चाहे वो पुरुष में हो या महिला में हो। भारत की तरफ से नामित होने वाली ये पहला खिलाड़ी बन गई हैं। तो चूँकि अब ये 2 प्लेयर को चुना गया है तो इसके लिए अभी वोटिंग हो रहा है और 8 मई तक होगा ये। उसके बाद जिसके पक्ष में ज़्यादा वोटिंग होगा उसे यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो यह था कुछ ज़रूरी सूचना फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान, क्योंकि यह जो सम्मान दिया जाता है वह जापान के द्वारा दिया जाता है और इस बार के लिए यह पुरस्कार, यह सम्मान भारत में मणिपुर राज्य के थंगजाम धवाली सिंह को प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार जो दिया जाता है वो भारत और जापान को बेहतर तरीके से संबंध स्थापित करने के लिए दिया जाता है, यानी दोनों मुल्कों के बीच जो रिलेशन है वो मजबूत रहे और जो इसमें योगदान देते हैं जो व्यक्ति, उन्हीं को यह सम्मान दिया जाता है। और चूँकि थंगजाम धवाली सिंह जो हैं वह मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक हैं। मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक हैं, यानी इस सेक्टर के जरिए धवाली सिंह जो हैं वह जापान और इंडिया के बीच के रिलेशन को मजबूत करने में लगे हुए थे। तो इसलिए जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से इन्हें सम्मानित किया है। अगला टॉपिक देखते हैं AK शर्मा। AK शर्मा को MSME मंत्रालय यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसे कहते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम का सचिव बनाया गया है AK शर्मा को। AK शर्मा जो हैं वह गुजरात कैडर के 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं, इसलिए यह न्यूज़ में थे। और अभी वर्तमान में MSME मिनिस्टर कौन है? वो हैं नितिन गडकरी। और चूँकि MSME के बारे में हम पिछले लेक्चर में काफ़ी कुछ बताए थे कि अभी जो है यह सेक्टर जो है काफ़ी घाटे में चल रहा है, तो इसको आप लोग एक्सप्लेन से देख लीजिएगा। अगला टॉपिक है शिखा शर्मा। ये न्यूज़ में इसलिए थी कि इन्हें गूगल प्ले का सलाहकार बनाया गया है, एडवाइज़र बनाया गया है। और पहले ये जो थी वह एक्सिस बैंक की CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी, लेकिन अभी इन्हें गूगल प्ले का एडवाइज़र नियुक्त किया गया है, इसलिए न्यूज़ में थी। आगे देखते हैं तरुण बजाज को आर्थिक मामले का सचिव बनाया गया है। आर्थिक मामला, चूँकि यह वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, उसी विभाग का इन्हें सचिव बनाया गया है। और पहले जो इस विभाग के सचिव थे वो अतनु चक्रवर्ती थे, उन्हीं को हटा करके तरुण बजाज को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अ रे ऑफ जीनियस।
अ रे ऑफ जीनियस, क्योंकि यह जो है एक लघु फिल्म है जिसे संस्कृति मंत्रालय ने 2 मई को सत्यजीत रे के जन्मदिन पर लॉन्च किया है। फिर से सुने, अ रे ऑफ जीनियस जो है वह एक लघु फिल्म है जिसे संस्कृति मंत्रालय ने 2 मई को सत्यजीत रे के जन्म दिवस पर लॉन्च किया है। और चूंकि सत्यजीत रे के बारे में हम लोग जानते हैं कि फिल्मकार थे, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, तो ये था उनके बारे में कुछ खबर। आगे देखते हैं जामिनी रॉय। जामिनी रॉय यह एक चित्रकार थी जिनकी स्मृति में अभी 133वीं जयंती मनाया गया राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के द्वारा। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के द्वारा इनको श्रद्धांजलि दी गई, इसलिए न्यूज़ में थी। तो जामिनी रॉय जी थी एक चित्रकार थी, एक पेंटर थी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व, चूंकि यह जो अभ्यारण्य है वह राजस्थान में है। अरावली पहाड़ी के बीच में स्थित है यह अभ्यारण्य। तो यह न्यूज़ में इसलिए था कि पर्यटन मंत्रालय जो अपना एक अभी एपिसोड चला रही है, एक कार्यक्रम चला रही है जिसका नाम है देखो अपना देश कार्यक्रम। तो उसी के 13वें वेबिनार सीरीज का जो आयोजन किया गया था, यानी देखो अपना देश कार्यक्रम का 13वां जो शो किया गया था, उसका जो शीर्षक रखा गया था वह सरिस्का टाइगर रिजर्व के नाम से रखा गया था। फिर से इसको समझें कि सरिस्का टाइगर रिजर्व न्यूज़ में इसलिए था कि पर्यटन मंत्रालय ने अपना कार्यक्रम के तहत जो उन्होंने चलाया है देखो अपना देश कार्यक्रम, इसके तहत जो अपना 13वां सीरीज का हेडलाइंस दिया है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व के नाम से दिया है। अब चूंकि सरिस्का टाइगर रिजर्व यहाँ पर आया है तो इसके बारे में देख लेते हैं कि यह भारत का ऐसा पहला अभ्यारण्य है जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर्स को सफलतापूर्वक बसाया गया है। क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर्स जो है भारत में विलुप्त होने के कगार पर था, लेकिन उसको बचाने के लिए इसी अभ्यारण्य में लाया गया था इस टाइगर्स को। और अभी जो वर्तमान में इस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर्स की जो संख्या हो गई है वह लगभग 20 है। चूंकि पर्यटन मंत्रालय की वेबिनार सीरीज जो होता है अभी 13वां जो चला है सीरीज, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता फैलाना, यही इसका मकसद है। देखो अपना देश कार्यक्रम, देखो अपना देश कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वह क्या है, भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता फैलाना। आगे देखते हैं प्रोफेसर बीबी लाल, इंडिया रीडिस्कवर्ड। क्योंकि यह एक किताब है, यह एक पुस्तक है जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा ऑनलाइन लॉन्च किया गया है। और बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड एक पुस्तक है जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा ऑनलाइन लॉन्च किया गया है। यह जो पुस्तक है वह महान पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर लॉन्च किया गया है। और चूंकि प्रोफेसर बीबी लाल का नाम हम लोग सुन चुके हैं, आपको याद होगा जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो उसमें जो है कई स्थलों की खोज प्रोफेसर बीबी लाल के द्वारा किया गया है। प्रोफेसर बीबी लाल का जो जन्म हुआ था वह 1921 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था और इन्हें 1968 से 72 तक यानी 5 सालों के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया था, डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। तो ये था कुछ न्यूज़ प्रोफेसर बीबी लाल के बारे में। आगे देखते हैं हंदवाड़ा मुठभेड़। चूंकि यह न्यूज़ में था और इसलिए था कि इस मुठभेड़ का संबंध जो है वह जम्मू कश्मीर से है, जहां आतंकवादी और सुरक्षाकर्मियों के बीच में गोलीबारी हुई थी, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और उधर 2 आतंकी भी मारे गए हैं। तो यहाँ पर से क्वेश्चन राइज आपको बीपीएससी कर सकती है कि हंदवाड़ा मुठभेड़ का संबंध किस राज्य से है, तो यह होगा जम्मू एंड कश्मीर। आगे देखते हैं जफरुल इस्लाम। जफरुल इस्लाम जो है इस वक्त न्यूज़ में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सब पर छाए हुए थे। और चूंकि छाने का जो कारण था वह यह था कि इन्होंने फेसबुक पर एक विवादित टिप्पणी पोस्ट की थी, जिसके कारण यह न्यूज़ में आ गए थे। और इन्होंने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ बोला था, तो इसीलिए दिल्ली पुलिस ने इन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। और राजद्रोह के बारे में आप लोगों को हम बताए थे कि आईपीसी की धारा 124A के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। और जफरुल इस्लाम जो है अभी वर्तमान में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं।
नेक्स्ट, प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले को समझने से पहले हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन को समझना होगा, सेज को, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो ये विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? तो दरअसल इसका जो कॉन्सेप्ट भारत में लाया गया था वह चाइना से वर्ष 2000 ईस्वी में लाया गया था, और इसका उद्देश्य था कि निर्यात को बढ़ावा देना, ताकि भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार हो सके। तो सेज जो है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां गवर्नमेंट औद्योगिक इकाइयों को यह ऑफर देती है कि आप इस क्षेत्र में आइए और अपना यूनिट स्थापित कीजिए। इसके बदले में हम आपको कुछ टैक्स से रियायत देंगे, कुछ ऐसे कानून हैं, उस कानून को भी हम सॉफ्ट करके आपको हम छूट देंगे। और इस क्षेत्र में चूंकि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वह औद्योगिक इकाई के द्वारा बनाया जाता है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत सरकार के द्वारा औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाया गया एक क्षेत्र होता है, जिसमें कई प्रकार के टैक्स से छूट दी जाती है, कई प्रकार के औद्योगिक कानूनों से छूट दी जाती है, ताकि यहाँ औद्योगिक इकाई स्थापित हो सकें और माल का प्रोडक्शन हो सके, जिसको निर्यात करके भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार किया जा सके। तो उसी के रेस्पेक्ट में प्लग एंड प्ले का फॉर्मूला अपनाया जाता है। प्लग एंड प्ले क्या है? तो चूंकि अभी भारत के साथ साथ पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति है, और इसी से सामना करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से औद्योगिक घरानों को यह ऑफर दिया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में जो स्थान शेष बच गए हैं, उसमें इन औद्योगिक इकाइयों को कहा है कि आप आइए और फिर से अपना अपना प्लांट लगाइए। इसमें हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा काम, कि पहले जहां आपको सेज में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली, पानी, सड़क, ये सब का इंतजाम खुद करना पड़ता था, लेकिन प्लग एंड प्ले में क्या होता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम गवर्नमेंट खुद करती है। बस यही एक बेसिक फर्क है। यानी सेज और प्लग एंड प्ले में एक बेसिक फर्क यह है कि जहां सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास करना होता था वह औद्योगिक इकाइयों को करना होता था, लेकिन प्लग एंड प्ले में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसमें औद्योगिक इकाई को कोई लेना देना नहीं है, बस इनका काम है जाकर के आप अपना सिर्फ वहाँ यूनिट स्थापित कीजिए, बाकी जितना सुविधा देना होगा वो गवर्नमेंट देगी। जबकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऐसा बात नहीं होता था, विकास का काम खुद औद्योगिक घरानों को करना होता था। तो यही बेसिक फर्क है स्पेशल इकोनॉमिक जोन और प्लग एंड प्ले में। नेक्स्ट देखते हैं, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। तो चूंकि हाल ही में आरबीआई ने अन्य बैंकों के साथ बैठक की थी, और उसमें यह निर्णय लिया गया कि सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक को दिवालिया घोषित कर दिया जाए, और इसीलिए यह न्यूज़ में था। तो चूंकि यह बैंक मुंबई में है और इसे आरबीआई ने दिवालिया घोषित कर दिया है, इसका रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दिया है, और चूंकि इसके जो कस्टमर थे इस बैंक के लगभग 1.25 लाख लोग थे, और उन लोगों को कहा गया है कि जिनका भी अमाउंट इस बैंक में जितना भी जमा हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक ही आउटपुट मिलेगा। तो यह इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में था, और इसको एक्सप्लेन से आप लोग देख लीजिएगा। एक है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, हालांकि इशारे के तौर पर हम इसके बारे में पिछले लेक्चर में बताए थे कि यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक नई संसद भवन बनाना चाह रही है, क्योंकि अभी जो संसद भवन है वह अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है, और इसे जो वर्तमान सरकार है वह गुलामी का प्रतीक मानती है। इसीलिए वह दिल्ली में ही एक नया पार्लियामेंट बनाना चाह रही है, और साथ में कई म्यूजियम भी बनाना चाह रही है, और इसके लिए 20,000 करोड़ का फंड का इंतजाम किया गया है। और तो ये था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि चूंकि अभी भारत में लॉकडाउन का माहौल है, बिल्कुल आर्थिक स्थिति जो है निगेटिव में चला जा रहा है, और इस बीच में अगर गवर्नमेंट इस तरह का स्टेप उठाती है तो मतलब देश के हित में नहीं है ये। सरकार को समझ कर निर्णय लेना चाहिए, ये काम बाद में भी किया जा सकता था। खैर, हमें एग्जाम के नज़रिए से तैयार करना है टॉपिक को। एक अंत में देख लेते हैं, टाइपे एक्ट। टाइपे एक्ट का रिलेशन जो है वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से है, और इसके पीछे जो उद्देश्य है वह यह है कि अमेरिका अब चाहता है कि ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जोड़ा जाए, क्योंकि ताइवान एक ऐसा स्थल है जिसे विश्व के कई देश ताइवान को एक स्वतंत्र देश भी मानते हैं, और कई ऐसे हैं जो इसे एक स्वतंत्र देश नहीं मानते हैं। मतलब
जो देश ताइवान को एक स्वतंत्र देश नहीं मानते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ताइवान जो है पहले चीन का एक हिस्सा था, लेकिन जब 1949 ईस्वी में ताइवान और चाइना ये दोनों में काफ़ी संघर्ष हुआ और इसके बाद ताइवान ने अपनी आज़ादी कर ली और चीन जो है अपना एक अलग मुल्क बनाया। लेकिन ताइवान का कहना है कि असल जो चीन है वह ताइवान ही है, लेकिन इस बात को विश्व के कई अन्य देश नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ताइवान जो है वह चीन के अंडर में एक स्थल है, जबकि कुछ देश का कहना है कि नहीं, ताइवान एक स्वतंत्र देश है। इसी बीच में अमेरिका ने क्या किया है कि अपने पार्लियामेंट से ताइपे एक्ट को पारित करवाया है, जिसका मकसद यह है कि ताइवान को एक स्वतंत्र देश मानते हुए अब इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे जो कारण समझ में आता है वह यह है कि अभी कोविड-19 के कारण अमेरिका और चीन के बीच में काफ़ी मतभेद चल रहा है, विवाद चल रहा है। तो चूंकि यूएसए चाइना से बदला लेने के लिए ताइवान को इस तरह से मतलब छूट देना चाह रहा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जोड़ना चाह रहा है ताकि चाइना को कुछ नुकसान हो सके। तो ये था फ्रेंड्स ताइपे एक्ट। और चूंकि कल 3 मई था और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, हाल ही में गूगल प्ले का एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में गूगल प्ले का एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है ऑप्शन बी, शिखा शर्मा। दूसरा, वर्तमान में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये होंगे ऑप्शन बी, जफरुल इस्लाम। तीसरा है, हाल ही में किस चित्रकार की जयंती मनाई गई? हाल ही में किस चित्रकार की जयंती मनाई गई? तो यह है जामिनी रॉय, ऑप्शन ए, जामिनी रॉय। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? वर्ष 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा कतर, ऑप्शन बी, कतर। और एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं, फेड कप हॉट पुरस्कार 2020 यानी वर्ष 2020 के लिए फेड कप हॉट पुरस्कार भारत की तरफ से किस खिलाड़ी को नामित किया गया है? तो यह फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सानिया मिर्जा। तो ये था कुछ पेरेंट्स। अब देख लेते हैं बिहार की तरफ। तो बिहार से संबंधित जो करंट टॉपिक है वह है गुप्तकालीन मूर्ति, कोरोना जांच केंद्र, प्रत्यय अमृत, श्रमिक स्पेशल ट्रेन और कटिहार जिला। तो इसमें गुप्तकालीन मूर्ति के बारे में जो न्यूज़ में था वो ये था कि नवादा जिला से, बिहार का जो नवादा जिला है जो झारखंड से सटा हुआ है, झारखंड के कोडरमा से, तो वहाँ जो है गुप्त काल की संबंधित, यानी वहाँ जब खुदाई की गई उस जिला की, तो उस खुदाई से एक मूर्ति मिली है जो कि भगवान विष्णु की है, और यह जो मूर्ति है वह गुप्त काल से संबंधित माना जा रहा है। फिर से समझें, हाल ही में नवादा जिला में खुदाई की गई जहां से विष्णु जी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, और जब इस मूर्ति का काल का निर्धारण किया गया तो पता चला कि यह मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है, इसलिए न्यूज़ में था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं कोरोना जांच केंद्र। तो चूंकि बिहार में अभी जो है एक 7वां कोरोना जांच केंद्र खोला गया है भागलपुर में, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, तो इसलिए यह न्यूज़ में था। तो देख लेते हैं कि बिहार में अभी जो है कुल कितने कोरोना जांच केंद्र हो गए हैं। तो वर्तमान में बिहार में कुल 7 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां कोरोना की जांच की जा रही है। वह 7 केंद्र कौन कौन है? तो पहला है RMRI पटना, दूसरा IGIMS पटना, तीसरा DNCH दरभंगा, चौथा PMCH पटना, पांचवा SKMCH मुजफ्फरपुर, छठा एम्स पटना और सातवां JMCH यानी जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भागलपुर, JMCH भागलपुर।
आगे देखते हैं, प्रत्यय अमृत। प्रत्यय अमृत, तो ये न्यूज़ में इसलिए था कि ये बिहार सरकार के अधीन आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव हैं, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 हेतु मीडिया को संबोधित कर रहे थे। तो ये न्यूज़ में थे। आपका सवाल यहाँ से बनता है कि आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव कौन है अभी? वो है प्रत्यय अमृत। प्रत्यय अमृत। नेक्स्ट देखते हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेन। श्रमिक स्पेशल ट्रेन, ये बहुत खुशी की बात है कि बिहार गवर्नमेंट ने अपने प्रवासी मजदूरों के लिए या वैसे स्टूडेंट्स जो बिहार से बाहर रह रहे हैं उनके लिए जो है वह एक स्पेशल ट्रेन चलाई है, जिसका नाम है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। और यह जो है पहली बार पटना के दानापुर में आकर रुकी थी, इसीलिए यह न्यूज़ में थी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन कोविड-19 के माहौल में बिहार में आई है और यह दानापुर में रुकी। एक लास्ट देख लेते हैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो यह न्यूज़ में इसलिए था कि बिहार सरकार ने कटिहार को बिहार का 30वां कोरोना अफेक्टेड जिला घोषित किया है। बिहार सरकार ने कटिहार को 30वां कोरोना अफेक्टेड जिला घोषित किया गया है, यानी बिहार में अब कुल 30 ऐसे जिला हो गए हैं जो कोरोना से ग्रसित हैं। तो ये है गवर्नमेंट, सॉरी, ये था बिहार से संबंधित कुछ करंट टॉपिक। अब देख लेते हैं कुछ एमसीक्यू। तो इसमें पहला जो एमसीक्यू है वह है, बिहार का 30वां कोरोना प्रभावित जिला कौन है? बिहार का 30वां कोरोना प्रभावित जिला कौन है? तो इसको अभी हम बताए थे, कटिहार, ऑप्शन बी। आगे, वर्तमान में बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव कौन है? वर्तमान में बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव कौन है? ये होंगे प्रत्यय अमृत, ऑप्शन बी। और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इस जिला में गुप्तकालीन विष्णु जी की मूर्ति प्राप्त हुई है? हाल ही में इस जिला में गुप्तकालीन विष्णु जी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यह होगा ऑप्शन सी, नवादा। अब आते हैं फ्रेंड्स एडिटोरियल पॉइंट पर। क्योंकि न्यूज़पेपर जो होता है वह 2 हिस्से में बटा होता है। पहला, कुछ सुर्खियां जिनसे करंट टॉपिक बनता है, और दूसरा संपादकीय यानी एडिटोरियल। तो एडिटोरियल जो होता है वह आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आप लोग को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम एक एडिटोरियल हिंदी न्यूज़पेपर का और एक एडिटोरियल इंग्लिश न्यूज़पेपर का ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। यह आपको मुख्य परीक्षा में बहुत ही काम देगा, क्योंकि इससे आपको लॉजिक प्रस्तुत करने का पॉइंट प्रदान करेगा। इसमें बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो उसी के तहत मेरा ये नया सीरीज शुरू हुआ है, एडिटोरियल पॉइंट। तो इसमें हमने आज आप लोगों के लिए 2 एडिटोरियल लाया है, उसको आप लोग देखिएगा। पहला है जनसत्ता न्यूज़पेपर से ग्राम स्वराज, और दूसरा है द हिंदू न्यूज़पेपर से ओमिनस कॉन्ट्रैक्शन। हालांकि हम कुछ इसमें बता देते हैं, जैसे जनसत्ता न्यूज़पेपर से जो हमने एडिटोरियल दिया है ग्राम स्वराज, तो इसमें जो है लेखक यह कहना चाह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया गया, तो उस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी सरपंचों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और उन्हें बताया कि ग्राम स्वराज को कैसे मजबूत किया जाए। यानी ग्राम का मतलब गांव हुआ और स्वराज का मतलब अपना राज, यानी गांव का अपना राज हो, वह किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, यानी वह किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, मतलब वह नगरों के ऊपर डिपेंड ना हो, उसकी अपनी इकोनॉमिकल पोजीशन हो, उसकी अपनी सरकार हो। ये सब के बारे में लेखक जो है इस एडिटोरियल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। तो इसको बाकी डिटेल से आप लोग देख लीजिएगा। और एक जो है सेकंड द हिंदू का है ओमिनस कॉन्ट्रैक्शन। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, मनहूस, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, एक तरह से बोल सकते हैं मंदी, यानी अशुभ मंदी का जो दौर अभी चल रहा है भारत में, उसके बारे में इस एडिटोरियल के माध्यम से राइटर आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। तो इसमें राइटर ये बताए हैं कि अभी भारत में जो कोविड-19 छाया हुआ है, उसके वजह से कोर सेक्टर जो है काफ़ी नुकसान में चल रहा है, काफ़ी घाटे में चल रहा है, और वह -6.5% के घाटे में चल रहा है। सोच लीजिए, 0 से भी नीचे चला गया है। तो कोर सेक्टर के बारे में हम बताए थे कि कोर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके ऊपर ही पूरे भारत की इकोनॉमिकल पोजीशन डिपेंड करती है।
यानी हमारे देश का जो बुनियाद है, जो आधारशिला है, वह कोर सेक्टर ही है। और कोर सेक्टर के तहत 8 क्षेत्र को शामिल किया गया था, जिसमें हमने बताया था कि कोल यानी कोयला, पेट्रोलियम तेल, रिफाइनरीज, प्रोडक्ट, और नेचुरल गैस, स्टील, इस तरह से कुल 8 सेक्टर थे। उसको आप लोग देख लीजिएगा। एक लास्ट है आज का सवाल। तो आज का सवाल देने से पहले हम पिछले सवाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। पिछले सवाल जो हमने दिया था आपको, वह अर्थोपाय के बारे में दिया था कि अर्थोपाय अग्रिम क्या है। अर्थोपाय अग्रिम को हम लोग इंग्लिश में WMA बोलते हैं। WMA यानी वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इसी को हिंदी में बोलते हैं अर्थोपाय अग्रिम। शॉर्ट में बोला जाता है WMA। तो समझते हैं फ्रेंड्स कि WMA क्या होता है। तो सरकार को यानी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जब उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो अपनी आमदनी के अलावे 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से वह अपने लिए पैसे का इंतजाम करती है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय देशों से, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से उधार लेना, कर्ज लेना। दूसरा, देश के अंदर जो संस्था है उसे कर्ज लेना। और तीसरा, पब्लिक से पैसे इकट्ठा करना, लोन लेना, कर्ज लेना। तो अभी भारत की जो स्थिति है वह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वह कर्ज नहीं लेने के योग्य है, क्योंकि वह पहले से ही काफ़ी कर्ज ले चुकी है। दूसरा, वह भारतीय जनता से भी कर्ज नहीं ले सकती है, क्योंकि अभी देश में मंदी का दौर चल रहा है, सारी औद्योगिक इकाई बंद है, जनता के पास पैसे की कमी है। अगर जनता से वो पैसा ले लेती है तो फिर पब्लिक जो है सामान कहाँ से खरीदेगी, अपने लिए वस्त्र कहाँ से खरीदेगी, खाने पीने के लिए साजो सामान कहाँ से खरीदेगी। तो इस स्थिति में वह जनता से भी पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती है। तो एक लास्ट जो उपाय बचता है गवर्नमेंट के पास, वह है भारतीय संस्था। और भारतीय संस्था का जो हेड बॉस है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है, एक सरकार को उधारी देने के लिए अपने पास एक फंड रखती है, और उसी को कहा जाता है अर्थोपाय अग्रिम, यानी WMA। तो WMA की एक सीमा होती है कि इतना सीमा तक ही हम गवर्नमेंट को उधार दे सकते हैं, लेकिन हालात को देखते हुए इसके राशि में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसी को देखते हुए RBI ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ कर्ज उधार दिया है और स्टेट गवर्नमेंट को भी कर्ज उधार दिया है, लेकिन यह जो कर्ज की सीमा है वह पहले से अधिक कर दी गई है, लगभग 60% अधिक कर दी गई है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि सरकार, चाहे वह केंद्र का हो या राज्य का हो, WMA व्यवस्था के तहत उधार लेती है तो उसे रेपो रेट के बराबर में RBI को ब्याज सहित वापस करना होता है। और कब तक वापस करना होता है, तो इसकी समय सीमा है 90 दिन, यानी लगभग 3 महीना। यानी गवर्नमेंट जो है अर्थोपाय अग्रिम के तहत, WMA के तहत जो रिजर्व बैंक से अमाउंट कर्ज लेती है उसे 90 दिन के अंदर वापस करना होता है ब्याज सहित। और वो ब्याज जो लगता है वह रेपो रेट के बराबर में लगता है। और अभी जो रेपो रेट का दर है वह है 4.4%। लेकिन अगर 90 दिन से अधिक हो जाता है तब गवर्नमेंट को और भी ज्यादा ब्याज दर पर, यानी और भी ज्यादा ब्याज दर के साथ उस पैसे को RBI को लौटाना होता है। यहां तक समझ गए। अब आगे समझते हैं कि RBI ने WMA के तहत जो परिवर्तन किया है वह क्या है। तो मान लेते हैं कि पहले अर्थोपाय अग्रिम के तहत RBI ने जो अमाउंट फिक्स किया था वह 100 रुपया था, मान लिया, सपोज कीजिए। लेकिन चूंकि अभी भारत में जो मंदी की स्थिति है उसे देखते हुए RBI ने अपने इस फंड में परिवर्तन किया है, संशोधन किया है। तो यह संशोधन कितना किया है, तो 60% किया है। यानी पहले जहां वो 100 रुपया तक कर्ज दे सकती थी गवर्नमेंट को, उसमें 60% की बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी अब जो है वह 160 रुपया दे सकती है कर्ज। तो इसी के तहत अब जो है RBI सेंट्रल गवर्नमेंट को लगभग 2 लाख करोड़ रुपया कर्ज देगी। और स्टेट को, हर स्टेट का फंड अलग अलग है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो
फंड है वह उत्तर प्रदेश के लिए है, लगभग 5,680 करोड़ रुपया। और सेकंड पोजीशन पे जो है वह है महाराष्ट्र। तो यह था आपका अग्रिम अर्थोपाय। लेकिन इससे कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि चूंकि गवर्नमेंट जो है पहले से दुनिया भर का कर्ज ले चुकी है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो या अंतर्राष्ट्रीय कई देश हो या देश के अंदर पब्लिक हो, सबसे ये कर्ज ले चुकी है। उसके बाद भी वह आरबीआई से कर्ज ले रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी ब्याज सहित उस अमाउंट को वापस करेगी वो सबका बोझ पब्लिक पे पड़ेगा। फिर से टैक्स बढ़ाया जाएगा और टैक्स बढ़ेगा तो फिर सामान का दाम बढ़ेगा, सामान का दाम बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, देश में फिर अव्यवस्था का माहौल पैदा हो जाएगा। तो ये कुछ इसके रास्ते में चुनौतियां हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं आज का सवाल। प्रश्न है, लॉकडाउन से क्या समझते हैं? यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करेगा? इससे निपटने के लिए किए जा रहे वैश्विक उपायों का उल्लेख करें। फिर से सुने, लॉकडाउन से क्या समझते हैं? यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करेगा? इससे निपटने के लिए किए जा रहे वैश्विक उपायों का उल्लेख करें। ये था आज का सवाल और इसे आप लोग घर में सॉल्व करें, इसका आंसर लिखें और खूब मेहनत के साथ प्रैक्टिस कीजिए और हमसे जितना संभव हो सकेगा हम उतना मटेरियल आप लोग के लिए उपलब्ध कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद।